नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग यूपी स्पेशल को कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोगों ने गुप्त वंश से पहले यानी कि मौर्य काल को और उत्तर मौर्य काल को कंप्लीट कर लिया है और हम लोग हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से करेंगे। ये शॉर्ट्स नोट हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखे गए हैं, तो याद रखिएगा। और हम लोगों का जो टॉपिक आज स्टार्ट होगा वो गुप्त काल होगा। गुप्त काल को आज स्टार्ट करेंगे, फिर अगले वीडियो में उत्तर गुप्त काल को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं आज की क्या चीज़ें हैं। गुप्त काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त काल को, ठीक है। गुप्त काल की बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि गुप्त काल के संस्थापक कौन हैं। तो श्री गुप्त काल के संस्थापक, याद रखिएगा। अगर कभी आपसे पूछे कि गुप्त काल के या गुप्त वंश के, सॉरी गुप्त काल के नहीं, गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, अगर आपसे पूछा जाए कभी, तो आपको बताना है कि श्री गुप्त इसके संस्थापक हैं। चंद्रगुप्त प्रथम वगैरह का अगर आप ऑप्शन में रहें तो उसको ना लगाएं, श्री गुप्त इसके संस्थापक हैं, ठीक है। अगर राजधानी की बात करें, जो गुप्तों की राजधानी थी, ये पूछे तो गुप्तों की राजधानी आपको बताना है पाटलिपुत्र। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पे सभी के सभी पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे, सभी के सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जो गैर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको स्किप कर दिया गया है। तो राजधानी अगर आपसे पूछे कि गुप्तों की राजधानी क्या है, तो आपको क्या बताना है, पाटलिपुत्र बताना है आपको कि गुप्तों की राजधानी है। प्रथम प्रतापी शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम ये इस वंश के पहले प्रतापी शासक हैं, पहले महत्वपूर्ण और योग्य शासक जो हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम हैं। तो इसलिए कभी संस्थापक के बारे में पूछे तो ऐसा ना लगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ही इस वंश के संस्थापक हैं। आप याद रखिएगा, गुप्त वंश के संस्थापक जो हैं वो हैं श्रीगुप्त, और प्रथम प्रतापी शासक कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये इन्होंने एक काम किया था, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है कि 319 ईस्वी में गुप्त वंश के गुप्त संवत के संस्थापक हैं। कभी आपसे पूछे कि गुप्त संवत के संस्थापक कौन हैं, तो गुप्त संवत के संस्थापक जो हैं चंद्रगुप्त प्रथम हैं। विक्रमादित्य नहीं है, याद रखिएगा, विक्रमादित्य नहीं है। गुप्त वंश के मतलब गुप्त संवत के संस्थापक जो हैं वो विक्रमादित्य नहीं है, याद रखिएगा। गुप्त संवत के संस्थापक जो हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम हैं। इसके अलावा इसमें याद करने वाली जो चीज़ है ये है कि गुप्त संवत का डेट कितना है, 319 ईस्वी। 319 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं है, ये भी चीज़ याद रखना है। 319 ईस्वी है ये गुप्त संवत का डेट, ये भी चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, तो इसने ही गुप्त साम्राज्य का विस्तार काशी और कौशल क्षेत्र तक किया था। तो ये जो उत्तर प्रदेश में काशी और कौशल है, चूँकि हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीज़ें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होंगी वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का विस्तार काशी और कौशल तक किस राजा ने किया था, तो आपको बताना है ये चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश का, गुप्त साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया था, काशी और कौशल तक। इसके अलावा बात करें तो इसने इसके अलावा प्रयागराज और अयोध्या में भी, प्रयागराज और अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ तक भी विस्तार करने वाला गुप्त साम्राज्य का जो व्यक्ति था, जो राजा था, जो शासक था, वो चंद्रगुप्त प्रथम था। तो याद रखिएगा, अगर कभी इस तरह का सवाल आपसे आता है, क्योंकि यूपी स्पेशल के संदर्भ में अगर आएगा तो कौशल, काशी ये और प्रयागराज, अयोध्या, इन 4 क्षेत्रों में, काशी, कौशल, प्रयागराज, अयोध्या वाले क्षेत्रों में, इसके आसपास के क्षेत्रों में गुप्त साम्राज्य का ये विस्तार करने वाला जो राजा था गुप्त वंश का, वो चंद्रगुप्त प्रथम, और यही इस वंश का प्रतापी शासक था। इसके बारे में ये भी याद रखना है कि इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की थी। ये इतनी बातें हो गई इनके बारे में। इसके बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो समुद्रगुप्त था। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं, ये चंद्रगुप्त जो प्रथम है, इनका जो उत्तराधिकारी था, इनके बाद जो राजा बना है वो कौन राजा बना है, वो राजा बना है समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी है वो है समुद्रगुप्त, ठीक है।
तो समुद्रगुप्त के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसके दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। चूँकि प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है, जो ये प्रयाग प्रशस्ति है ये अशोक स्तंभ लेख पर लिखवाया गया है। जो प्रयाग प्रशस्ति है हरिशेन ने कौशाम्बी से लाए गए, मतलब हरिशेन इसको नहीं लाया था, लेकिन कौशाम्बी पर लाए गए अशोक स्तंभ पर, मतलब कौशाम्बी में अशोक स्तंभ था, उसको लाया गया, इलाहाबाद रखा गया था, उसी पर हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, वो हरिशेन ने की। हरिशेन कौन था, समुद्रगुप्त का क्या था, ये दरबारी कवि था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि समुद्रगुप्त का वह दरबारी कवि जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, तो आपको बताना है हरिशेन। या फिर प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिशेन, किसने करवाई, अगर इस तरह से सवाल पूछता है तो समुद्रगुप्त ने। ठीक है, याद रखिएगा 2 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करवाई, अगर करवाई पूछ रहा है तो आपको बताना है समुद्रगुप्त, किसने की अगर पूछ रहा है तो आपको बताना है हरिशेन ने किया था। ठीक, इसके आगे बात करें तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति में एक मुगल राजा का नाम मिलता है। मुगल राजा का एक नाम मिलता है, वो है जहांगीर। जहांगीर राज्य के जो जहांगीर है, ये आप देखिए इस पॉइंट में कि इसमें जहांगीर के राज्य तिलक को उल्लिखित किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें जहांगीर से संबंधित, उसके राज तिलक से संबंधित उल्लेख भी उत्कीर्ण किए गए हैं। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसकी रचना हरिशेन ने किया था, जिसकी रचना करवाया था समुद्रगुप्त ने, उस प्रयाग प्रशस्ति पर याद रखिएगा एक मुगल राजा जहांगीर के बारे में भी नाम मिलता है। याद रखिएगा जहांगीर, ठीक है, जहांगीर का भी नाम मिलता है। और जहांगीर के बारे में किस चीज़ के बारे में मिलता है, तो जहांगीर के राज तिलक के बारे में वहाँ पे उल्लेख किया गया है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद करने के लिए ये है कि प्रयाग प्रशस्ति पे किस मुगल राजा का नाम मिलता है, तो वो जहांगीर। आप बहुत ही महत्वपूर्ण समझ के इसको याद कर लीजिए कि जो हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति है उसमें किस मुगल राजवंश की का उल्लेख मिलता है, तो आपको बताना है जहांगीर। और ये समझिए कि इस चीज़ को हम लोग एक बार पढ़ के निकल सकते हैं, लेकिन हमें यहीं पे याद करते हुए चलना है, इसलिए एक चीज़ को हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं, तिहरा रहे हैं, 4 बार पढ़ रहे हैं, 5 बार पढ़ रहे हैं, ताकि यहाँ से स्पष्ट होती चलें चीज़ें। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो यह जो प्रशस्ति है यह वैशाली से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदा गया है। तो ये चीज़ हमने बता दिया है कि वैशाली से जो अशोक स्तंभ लाया गया है उसी पे ये प्रशस्ति खोदा गया है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। कभी अगर आपसे पूछ ले कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किस लेख पर, मतलब कि कहाँ से लाए गए लेख पर खुदा गया है, तो कुल मिला के वैशाली से लाए गए, जो वैशाली है वैशाली से लाए गए अशोक के स्तंभ लेख पर खुदा है। ये भी पूछ सकता है, कहाँ से लाए गए ना पूछ के ये पूछ ले कि प्रयाग प्रशस्ति किसके स्तंभ लेख पर खुदा गया है, तो अशोक के स्तंभ लेख पर प्रयाग प्रशस्ति खुदा गया है। तो ठीक है, याद रखिएगा ये जिस भी प्रयाग प्रशस्ति है, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो समुद्रगुप्त की प्रशंसाएं की गई है उसमें समुद्रगुप्त किस तरह से युद्ध जीतते हैं, किस तरह से चीज़ों को वो करते हैं, संचालित करते हैं, उनकी जो प्रशंसाएं हैं उसमें वो सारी चीज़ें दी गई हैं, मतलब लिखी गई हैं, किसके द्वारा, हरिशेन के द्वारा। याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ये अशोक स्तंभ पर लिखा गया है, और ये भी याद रखिएगा कि मुगल राजा जहांगीर का भी नाम इसमें मिलता है। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। 1 मिनट। चलिए ठीक हो गया, वो ऐसा है कि पेज इधर उधर सेट हो गया था। तो हम लोग आगे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा और अगर करना चाहें तो हम देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कि इसके 21वीं पंक्ति में, जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, इसके 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का उल्लेख मिलता है।
तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति के 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का उल्लेख मिलता है जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। तो क्योंकि ये प्रशस्ति है, क्या है, प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, यानी कि उसकी प्रशंसा है। तो उनकी प्रशंसा के बारे में ये बताया जा रहा है 21वीं पंक्ति में कि उन्होंने 9 शासकों को हराया था, 9 आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया था। महत्वपूर्ण इसलिए है, ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए लाया गया है क्योंकि ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। आगे चल के पता चलेगा आपको कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इनमें से उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजा भी थे। तो 9 शासकों में से कुछ शासक ऐसे थे जो आर्यावर्त के शासक थे, 9 शासकों में से कुछ ऐसे शासक थे जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। इसलिए इस पॉइंट को यहाँ लाना आवश्यक हो गया, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष को कवर कर रहे हैं। तो इसमें राजा कौन था? रुद्रदेव की बात कर लें। इन 9 राजाओं में से एक तो था रुद्रदेव, जो कि कौशाम्बी से संबंधित था। दूसरा राजा था मत्तिल, दूसरा राजा मत्तिल था जिसको हराया था समुद्रगुप्त ने, वो बुलंदशहर से संबंधित था। गणपति नाग की बात कर लें तो ये नाग वंश का राजा था, मथुरा से संबंधित था। अच्युत भी उत्तर प्रदेश का एक राजा था जो कि अहिक क्षेत्र, आप बरेली के क्षेत्र से रिलेटेड था ये। तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के इतने आर्यावर्त के 9 राजाओं में से जो इतने राजा हैं, मान लीजिए कि रुद्रदेव 1, मित्तल 2, गणपति 3, अच्युत 4, तो 4 ऐसे राजा थे, 9 में से 4 ऐसे राजा थे जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। इनको समुद्रगुप्त ने हराया था। यहाँ से सवाल शायद ही पूछा जाए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गहरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको याद रखे चलिएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कठिन और गहराई में जाके पूछना चाहेगा तो यहाँ पे जाके पूछ सकता है, सवालों को यहाँ पे जाके पूछ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक बार इस लाइन को पढ़ लीजिए ताकि याद रहे कि इसके 21वीं पंक्ति में, किसके, प्रयाग प्रशस्ति के 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का उल्लेख किया गया है जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। इनमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजा थे रुद्रदेव जो कि कौशाम्बी के थे, मित्तल जो कि बुलंदशहर के थे, गणपति नाग ये नागवंश के राजा थे जो कि मथुरा से थे, अच्युत जो कि बरेली से रिलेटेड थे। तो इन राजाओं को भी समुद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, एक और बात कर लें तो ये भी चीज़ काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा कि जो विंसेंट स्मिथ नामक एक इतिहासकार हैं, विंसेंट स्मिथ, इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा। इनने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इन्होंने, जो विंसेंट स्मिथ हैं, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ये बात याद रखिएगा, याद रखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, विंसेंट स्मिथ का नाम याद रखिएगा। सवाल पूछे गए हैं, सवाल यहाँ से पूछे गए हैं कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। उल्टा करके भी सवाल पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा है, समुद्रगुप्त को। 3-4 तरीके से, किसी भी तरीके से सवाल बनाया जाए, आप तैयार रहिए इसके लिए। ठीक है, सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, एक बार नहीं कई बार सवाल पूछे गए हैं, एक एग्ज़ाम्स में नहीं कई एग्ज़ाम्स में यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है। तो आपको याद रखना है विंसेंट स्मिथ और विंसेंट स्मिथ को याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी है वो चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं। इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये 380 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है। तो याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं या फिर विक्रमादित्य हैं, इनका राज्याभिषेक होता है 380 ईस्वी में। ठीक, और इस वंश के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे है, जो गुप्त वंश है। गुप्त वंश के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, गणित व कला के क्षेत्र में प्रगति के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये भी। स्वर्ण युग, प्राचीन भारत में या फिर भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाने जाने वाला जो काल है वो कौन सा काल है, वो है गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य के वक्त के काल को कहा जाता है स्वर्ण युग, क्योंकि वहाँ पे साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, गणित व कला के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई थी।
बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी इन क्षेत्रों में, इसके वजह से इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। दूसरी चीज़, कथन और कारण के रूप में यहाँ से सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि कथन जो एक होगा वो ये होगा कि गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ये लाइन सही होगा। दूसरा जो होगा कारण होगा वो ये कि इस काल में साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, गणित व शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, तो लाइन दोनों सही होगा। और जो कारण होगा वो कथन एक ही व्याख्या भी कर रहा होगा। तो यहाँ से इस तरह की चीज़ बनाए जा सकते हैं प्रश्न, यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करके आगे बढ़िएगा। बाकी ये चीज़ याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी रहा वो चंद्रगुप्त द्वितीय रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गद्दी पे बैठा 380 ईस्वी में, ये चीज़ याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, यानी कि विक्रमादित्य के बारे में, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे विक्रमादित्य के बारे में। ये लाइन है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। अब चलते हैं किनके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बारे में। तो इन्हीं के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ से पूछ सकता है कि किसके शासन काल में फाहियान भारत आया था। चीनी बौद्ध यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री ये फाहियान भारत आया था। फाहियान की पुस्तक का क्या नाम है, फाहियान की पुस्तक का नाम है फा क्यों की, इसकी पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, फा क्यों की, ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा। अभी एक और व्यक्ति आएगा फाहियान के अलावा, ये तो फाहियान है, वेनसांग आएगा, इस वेनसांग भी आता है, तो वेनसांग की भी पुस्तक अलग होती है, इसकी पुस्तक अलग होती है। दोनों की पुस्तकों में कन्फ्यूज़न हो सकता है। अभी हम लोग वेनसांग के बारे में भी बात करेंगे कुछ आगे इसके, तो आप दोनों की पुस्तक में अंतर रखिएगा, दोनों का पुस्तक किस प्रकार से अलग अलग है। कन्फ्यूज़न हो कि ऐसा ना हो कि जो वेनसांग ने लिखा है उसको यहाँ पे कर दीजिए, और तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जो वेनसांग की जो पुस्तक है, वेनसांग की जो पुस्तक है, ये भी चीनी यात्री था, ठीक है, ये चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, चीनी यात्री ही था। इनकी पुस्तक की नाम थी सी यू की, इसके पुस्तक की क्या नाम थी, सी यू की, तो ये नाम था वेनसांग के पुस्तक का। और फाहियान के पुस्तक का जो नाम है वो क्यों की, मतलब फा क्यों की, याद रखिएगा। फाहियान की पुस्तक का नाम है फाहियान में फा है और पुस्तक में फा है, इस तरह से आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे बैठा सकते हैं। और अब आप यहाँ से गलती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इनकी पुस्तक है, जो वेनसांग की पुस्तक है, वेनसांग की पुस्तक, उसमें देखिए फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि बस आप इससे मिला लीजिएगा कि अगर फा होगा स्टार्टिंग में तो फाहियान का होगा, ठीक है, फा क्यों की, तो ये पुस्तक जो है फाहियान की है। तो इसी के शासनकाल में, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। इसकी जो पुस्तक लिखी गई है वो फा क्यों की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सब चीज़ें क्या हैं इसके बारे में। अब बात करें हम, तो इसने मथुरा की नाग राजकुमारी कुबेर नामा से विवाह किया था, जिससे प्रभावती गुप्त नामक पुत्री हुई थी। किससे, कुबेर नामा से। कुबेर नामा कहाँ की थी, ये राजकुमारी थी नागवंश की। नागवंश कहाँ से रिलेटेड है, मथुरा से। तो ये भी चीज़, नागवंश कहाँ से रिलेटेड है, किस क्षेत्र से, तो मथुरा से रिलेटेड है, आप याद रखिएगा। इसकी एक राजकुमार थी कुबेर नामा, उनसे विवाह हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय का। उन्हीं से उनका पुत्र हुआ था, पुत्री हुई थी प्रभावती गुप्त, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के 3 लेख मथुरा से मिले हैं। मथुरा से 3 लेख मिले हैं। लेखों से सवाल, अभिलेखों से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। इनसे तत्कालीन मथुरा में शैव धर्म होने की पुष्टि मिलती है। तो जो ये 3 लेख मिले हैं, 3 अभिलेख मिले हैं या लेख मिले हैं, तो इनसे क्या है कि तत्कालीन मथुरा में शैव धर्म होने की पुष्टि मिलती है। तो ऐसा लगता है कुछ समय मथुरा में शैव धर्म की उत्पत्ति हो चुकी थी। इनके विजय अभियान का विवरण दिल्ली स्थित
मेहरौली लौह स्तंभ पर मिलता है। तो कभी अगर आपसे पूछे कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं यानी कि विक्रमादित्य हैं, उनके विजय अभियानों का विवरण कहाँ से मिलता है, तो आपको बताना है मेहरौली लौह स्तंभ से मिलता है। कहाँ से? मेहरौली लौह स्तंभ, याद रखिएगा, 2-3 बार बोल लीजिए, मेहरौली लौह स्तंभ। मेहरौली लौह स्तंभ से चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। ये भी पूछे कि अगर ये पूछ ले कि आपसे कि मेहरौली स्तंभ लेख स्थित कहाँ है, तो आपको क्या बताना है? दिल्ली में स्थित है मेहरौली स्तंभ लेख। आगे बढ़ें, अगर भारत में शकों को हराकर विक्रमादित्य और सकारी आदि की उपाधि धारण की। हाँ, तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उन्होंने क्या किया? शकों को हराया, और शकों को हराने की उपलक्ष्य में उसने सकारी की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, शकों को हराने के बाद उन्होंने सकारी की उपाधि धारण की। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये कभी अगर आपसे सवाल पूछ ले कि शकों को पराजित करने वाला राजा कौन है, पूछा गया है। याद रखिएगा, ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, मतलब कि किस राजा ने शकों को पराजित किया था भारत में। तो याद रखिएगा, आपको बताना था चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित करने वाला राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसने सकारी और विक्रमादित्य आदि की उपाधि धारण की है। इसके बाद इसने परम भागवत और परम भट्टारक, ये भी सवाल पूछा गया है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। चीज़ें सारी सारी पूछी गई हैं, पूछी जाती हैं, पूछी जा सकती हैं। आप इन सब चीज़ों को ज़हन में रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत और परम भट्टारक जैसी उपाधियों को धारण किया है। सवाल पूछ सकता है, पूछा गया है इस तरह से कि किस शासक ने परम भागवत और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की हैं। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की हैं। तो इसके संदर्भ में इस लाइन को पढ़ते हैं कि जो भागवत धर्म में गहरी आस्था रखने के कारण परम भागवत और परम भट्टारक की उपाधि धारण की है इन्होंने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। याद रखिएगा, भागवत धर्म में आस्था रखने के कारण। किसमें? भागवत धर्म में। शैव, भागवत, वैष्णव, बौद्ध, जैन, ये सारे धर्म जो उदय होते हैं उनमें से भागवत एक महत्वपूर्ण धर्म है, और उसमें गहरी आस्था रखने के कारण इसने परम भागवत जैसी उपाधि धारण की। इसके अलावा परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण करने वाला जो राजा है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, सभी के सभी पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। आगे अगर बात करें तो इस काल में उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का मंदिर, उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का मंदिर, कहाँ का? भीतरगांव का मंदिर। और ये पूछे अगर कि भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर में बताइएगा। कानपुर बेहद महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा मंदिर जो है दशावतार मंदिर है, ये देवगढ़ ललितपुर में स्थित है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। दोनों मंदिर आप याद रखिएगा, दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो भी चीज़ें मिलेंगी वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस काल में उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का मंदिर, दशावतार मंदिर यानी कि जो ललितपुर में स्थित है, इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो अगर कभी आपसे पूछे कि भीतरगांव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ, तो आपको क्या बताना है? गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ है। किसमें? गुप्त काल में। इसके बाद अगर दशावतार मंदिर के बारे में पूछे कि दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में, ये भी बताना है। अगर ये पूछे कि भीतरगांव का मंदिर स्थित कहाँ है, तो कानपुर बताना है। दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? ललितपुर बताना है। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। साथ ही मूर्ति निर्माण के सारनाथ स्कूल का भी विकास हुआ। बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ से कि इसी काल में, अगर आपसे पूछे कि किस काल में सारनाथ स्कूल का मतलब यहाँ पे थ्योरी से है। सारनाथ स्कूल का निर्माण हुआ, मूर्ति निर्माण के लिए सारनाथ स्कूल का मतलब एक ऐसा थ्योरी निर्माण हुआ था, तो उसका विकास हुआ था। तो उसके लिए बताया जा रहा है कि साथ ही मूर्ति निर्माण के सारनाथ स्कूल का भी विकास हुआ। तो अगर कभी आपसे पूछे कि मूर्ति निर्माण के सारनाथ स्कूल का विकास किस काल में हुआ है, तो बताना है आपको गुप्त काल में।
देवगढ़ का दशावतार मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जो देवगढ़ का मंदिर है कहाँ पर स्थित है? देवगढ़ का मंदिर का क्या नाम है? दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है जो कि ललितपुर में स्थित है, ये शिखर मंदिर का, जो ऐसे शिखर वाला मंदिर होता है ना, ये वाला ऐसे, तो इस मंदिर का ये पहला उदाहरण है। शिखर मंदिर का पहला उदाहरण कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। देवगढ़ की भांति कानपुर का भी मंदिर शिखर युक्त है। तो जो कानपुर में बना हुआ है भीतरगांव मंदिर, ये इसका भी शिखर बना हुआ है। इसका अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के बारे में अगर बात करें तो इसका भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर के सौदपुर तहसील में स्थित है। तो इसका जो भीतरी स्तंभलेख है, भीतरी स्तंभलेख ये गाजीपुर में स्थित है। तो कभी पूछे कि जो भीतरी स्तंभलेख है कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर, गाजीपुर है। कभी ये पूछ ले शायद कि किस जगह पे स्थित है, तो जगह का नाम दे दे, गाजीपुर ना दे, 3 ठो जगह का नाम ले, तहसीलों का नाम दे, उसके बाद उसमें सौदपुर दे सकता है। तो आप बताएंगे कि सौदपुर में स्थित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष में पूछेगा तो इतने गहरे में जाके छोटे स्तर पे क्या तहसीली स्तर पे जाके पूछ सकता है। तो आप याद रखिएगा, सौदपुर भी याद रखिएगा। गाजीपुर के सौदपुर तहसील में स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख है वो स्थित है। इसने भारत पर हुड़ों के प्रथम आक्रमण और स्कंदगुप्त द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख है। तो याद रखिएगा, इसको पहले यहाँ से क्या करें, सारी चीज़ों को यहाँ से मिटा दें ताकि स्पष्ट समझ में आए। ठीक, अगर बात करें तो किसमें जो ये स्तंभलेख है उसमें क्या उत्कीर्ण है ये बताया जा रहा है। जो स्तंभलेख है गाजीपुर में है, सौदपुर में, उसमें लिखा क्या गया है उसके बारे में बताया जा रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पे भारत पर हुड़ों के प्रथम आक्रमण के बारे में उल्लेख किया गया है, और साथ ही साथ ये भी उल्लेख किया गया है कि स्कंदगुप्त द्वारा उसे पराजित किया गया। तो हुड़ों का आक्रमण, शकों को हराया किसने था? याद रखिएगा, शकों को हराने वाला व्यक्ति जो था वो विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था शकों को हराने वाला, और हुड़ों को हराने वाला अगर आपसे पूछे तो स्कंदगुप्त बताइएगा। दोनों में स्पष्ट अंतर रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे पूरी तरह स्पष्ट रखिएगा, शकों को हराने वाला विक्रमादित्य और हुड़ों को हराने वाला स्कंदगुप्त। याद रखिएगा, स्कंदगुप्त हुड़ों को हराने वाला और शकों को हराने वाला विक्रमादित्य। तो और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को हराया? इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है जो गाजीपुर के सौदपुर नामक तहसील में स्थित है भीतरी स्तंभलेख यहाँ से मिलता है। यहाँ से जानकारी मिलती है कि भारत पर हुड़ों के प्रथम आक्रमण का जवाब दिया था स्कंदगुप्त ने और उनको हराया था। और उस समय जो हुड़ों का आक्रमण का जो नेता था वो खुशनवाज था। खुशनवाज हुड़ों के आक्रमण का नेता था। तो सारी की सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, सभी चीज़ें आप याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप करने लायक नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग ले करके आगे की चीज़ें उत्तर गुप्त काल को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।